तो चलिए आज बात करते हैं लगभग 200 साल पुरानी एक कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसने आधुनिक भारत की, कह सकते हैं कि उसकी पूरी शासन व्यवस्था की नींव रखी। ये एक कमाल की यात्रा है। आप सोचिए, एक मामूली व्यापारी कंपनी के राज से शुरू होकर ये एक विशाल साम्राज्य और फिर एक राष्ट्र के जन्म तक जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी पूरे देश की शासक बन कैसे गई। मतलब ये हुआ कैसे। ये जो इतना बड़ा बदलाव था, ये कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा। तो कौन से वो कानून थे, कौन से वो एक्ट्स थे जिन्होंने इस लंबे सफर को एक शक्ल दी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है पहले फेज से। यहाँ क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट था वो गड़बड़ा गया था और कंपनी पैसों की तंगी से जूझ रही थी। हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रिटिश सरकार को सीधे सीधे दखल देना पड़ा। मतलब जो ब्रिटेन अब तक सिर्फ व्यापार पर फोकस कर रहा था, उसे अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ गई। और मजे की बात यह है कि ब्रिटेन का पहला मकसद कोई साम्राज्य बनाना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था एक डूबती हुई कंपनी को बचाना। ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत आप समझिए बहुत खस्ता थी और ब्रिटेन को अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट बचाना था। बस बात इतनी सी थी। तो इन दो एक्ट्स को ना आप ऐसे समझ सकते हैं, एक प्रॉब्लम थी और दूसरा उसका सॉल्यूशन। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पहली कोशिश थी, पर उसमें कह सकते हैं कि काफ़ी कमियां थीं। तो फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो सीधा सीधा उन कमियों को ठीक करने और ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल और भी मजबूत करने के लिए लाया गया था। और इसी से पता चलता है कि पावर का स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा था। पहली बार यह तय किया गया कि भाई कंपनी का बिजनेस अलग है और उसकी पॉलिटिक्स अलग। दोनों के बीच एक मोटी लकीर खींच दी गई और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना ना, उसके जरिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के सारे पॉलिटिकल मामलों पर अपना सीधा कब्जा कर लिया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया चार्टर एक्ट्स का दौर। मतलब एक के बाद एक कई चार्टर एक्ट्स आए और इनका काम क्या था, धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से कंपनी के हाथ से पावर छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज को देना। इस टाइमलाइन को देखिए, यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग दौर साफ दिखते हैं। पहला है कंपनी रूल, जो करीब 1773 से 1858 तक चला और फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 से लेकर 1947 तक सीधे सीधे क्राउन का शासन, यानी ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट रूल। ये बदलाव, जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे हुआ। देखिए 1813 में क्या हुआ, कंपनी की जो मोनोपोली थी व्यापार पर, वो लगभग खत्म कर दी गई। फिर 1833 तक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और 1853 आते आते तो इशारा बिल्कुल साफ था कि कंपनी का राज अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक्ट ने ऑफिशियली एक ट्रेडिंग कंपनी को ब्रिटिश क्राउन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बना दिया। अब कंपनी कोई ट्रेडर नहीं थी, वो बस क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करने वाली एक एजेंसी बनकर रह गई थी। अब आता है इस पूरी यात्रा का एक और बहुत ही जरूरी पड़ाव, 1853 का चार्टर एक्ट। और मजे की बात यह है कि शायद अनजाने में ही सही, पर इसी एक्ट ने भारत के फ्यूचर पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कह सकते हैं, नींव रखती थी। हाँ, ये सुनने में शायद एक बहुत बड़ा दावा लगे, लेकिन ये सच है। ये एक्ट सिर्फ एक और रिन्यूअल नहीं था। नहीं, इसने गवर्नेंस के पूरे स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत कर दी थी। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। ये कि पहली बार सरकार के दो सबसे जरूरी काम अलग कर दिए गए, एक कानून बनाना और दूसरा उन कानूनों को लागू करना। और यही तो मॉडर्न गवर्नेंस की नींव है ना। अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं रही, बल्कि वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी थी। पर इस एक्ट की विरासत यहीं खत्म नहीं होती। इसने पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया और तो और सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए मेरिट पर आधारित एक ओपन कंपटीशन शुरू किया। ये सारे आइडियाज आज भी हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जड़ में हैं। और अब हम इस पूरी लेजिस्लेटिव जर्नी के आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पर आते हैं, ब्रिटिश राज का अंत और दो नए देशों का एक हिंसक जन्म। करीब करीब 200 साल। सोचिए, ये नंबर अपने आप में इस आखिरी कानून की ऐतिहासिक अहमियत बता देता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए सिर्फ इस एक एक्ट ने पूरे सबकॉन्टिनेंट की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी।
आज़ादी तो मिली, पर उसकी एक बहुत भारी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसी एक्ट की वजह से भारत का बंटवारा हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ, लाखों लोग बेघर हो गए और भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़की। नई सरहदें खींचने की जो इंसानी कीमत थी, वो बहुत ज्यादा थी। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा नतीजा यही था, 2 नए आज़ाद देश बने, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश पावर इन 2 नए देशों को सौंप दी गई और इसी के साथ ब्रिटिश राज का ऑफिशियली अंत हो गया। आज़ादी के बाद जाहिर है दोनों देशों ने सेल्फ गवर्नेंस के एक नए दौर में कदम रखा। भारत ने अपना एक बहुत बड़ा और विस्तृत संविधान बनाया और खुद को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया, जिसका एक मजबूत पिलर है हमारी आज़ाद न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट। और यहीं पर आकर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। 1947 के एक्ट ने 2 देश तो बना दिए, लेकिन इस लंबी संवैधानिक यात्रा से जो कुछ अनसुलझे मुद्दे निकले, वो आज भी इन दोनों देशों को, इनके आज को और इनके कल को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।